So life process. In fact, what does it mean? Why this chapter is there? Why this chapter is required? क्या ये जरूरी है 10th क्लास के बच्चे को ही पढ़ना? नो, ऐसा नहीं। 10th क्लास तक का सिलेबस कैसा होता है? कॉमन होता है। कैसा होता है? कॉमन टू एवरीबडी, कॉमन टू एवरी स्टूडेंट। आप 10th क्लास पास करके निकल जाओगे नेक्स्ट ईयर, कोई कॉमर्स पढ़ेगा, कोई आर्ट्स पढ़ेगा, कोई साइंस पढ़ेगा, कोई बायो पढ़ेगा ही नहीं। साइंस लिया है लेकिन वो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए लिया है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, बायो नहीं। बट ये जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक इसलिए है कि हमारी नॉर्मल लाइफ में जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई यार तुम तो पढ़े लिखे हो, बात सुन रहे हो मेरी बात, तुम तो पढ़े लिखे हो, व्हाट डिड इट, हाँ इसका मतलब क्या है? पढ़े लिखे का मतलब क्या है? पढ़े लिखे का मतलब है कि बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में, हमारी लाइफ के जो लाइफ चल रही है उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे आते हैं, कैसे हमारा खाना पचता है, हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और जब हम लोग खाना खाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन, कैसे एंड होती है, कैसे उसके जो जूसेस हैं हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्व करती है, सारी बातें पढ़ेगा और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। ध्यान रखना इस बात का। बस मेरी एक ही बात सुनते रहो कि मेरी बात को ध्यान से सुनो और बुक को पढ़ो। मैं आपको बुक पढ़ना सिखा रहा हूँ, याद रखना। बुक पढ़ते कैसे हैं, बुक बुक से कैसे मज़े ले लेके पढ़ते हैं, एंजॉय करना है। ये हेडेक नहीं होनी चाहिए बुक आपके लिए, ये हेडेक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे आपको मज़ा आना चाहिए। ओके, सो लाइफ प्रोसेस में भी यही बोल रहा है कि लाइफ सबसे पहले तो चैप्टर की शुरुआत करता है ये कि अगर हम बोलते हैं कि हम जिंदा हैं, देखिए बोला हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड इट इज नॉट अलाइव। कोई चीज जिंदा है या नहीं जिंदा है वो कैसे पता चलता है? जैसे कुत्ता है, इंसान है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है, कैसे पता चलता है? काऊ क्या करती है? च्यूइंग कड, डॉग रनिंग, मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं? हाँ, दे आर अलाइव, वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग मतलब जिंदा है। व्हाट इफ द डॉग आर द काउ आर द मैन एजली, तो क्या अगर ये शाउटिंग नहीं कर रहा है, कुत्ता भाग नहीं रहा है, मान लो सभी लोग सो रहे हैं, ये सभी कुत्ता भी, गाय भी और इंसान भी, तो क्या वो जिंदा नहीं है? क्योंकि जो एक्टिविटी यहाँ बताई गई है वो एक्टिविटी तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर अलाइव, स्टिल दे आर अलाइव, जिंदा हैं। We would still think that they were alive, yes, but how did we know that? अब हमें कैसे पता चला कि वो जिंदा है? अब हमें पता चलता है वो सांस ले रहे हैं, ठीक है ना। We see breathing and we know that they are alive. उनके सांस लेने से हमको पता चल गया कि हाँ वो जिंदा हैं। We see them green, यहाँ पे सॉरी, what about plants? प्लांट्स के बारे में बोलता है, प्लांट्स कैसे जिंदा है? तो प्लांट्स के बारे में देखते हैं, वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। मतलब अगर हम बोलते हैं कोई पेड़ जिंदा है तो सबसे पहले हम उसकी पत्तियां ही देखते हैं, अगर वो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, हाँ भाई ये पेड़ जिंदा है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है, एक्सेप्शन केस लेके बता रहा है, अगर उसके अंदर ग्रीन कलर की पत्तियां नहीं होती तब क्या करोगे इन दैट केस? So in other word, we tend to think of some sort of movement. तो उसके मूवमेंट से भी हम पता लगा पाएंगे, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। अच्छा, अब ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या पेड़ों का ग्रोथ हमको दिखाई दे रहा है क्या कि हाँ पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है? ऐसा नहीं, ग्रो होता है, हमको मालूम है। वो 6 महीने पहले उसका साइज क्या था, अब 6 महीने बाद उसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन लंबे ड्यूरेशन में दिखाई देती है, ये नहीं इंस्टेंटली दिखाई देगी, आप खड़े हो और वो ग्रो हो रहा है, नहीं दिखता ना ऐसा। as common evidence for being alive, but a plant that is not visible growing is still alive,
विजिबल ग्रोइंग तो नहीं है, ग्रोइंग है बट विजिबली ग्रोइंग नहीं है। हम खड़े हैं और हमारे सामने वो बड़ा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो हमको दिखाई तो नहीं देंगे कि हाँ सांस ले रहे हैं, बट सांस ले रहे होते हैं, वो विजिबल मूवमेंट नहीं होता। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। तो सिर्फ जो विजिबल है वही जिंदा है, सांस ले रहा है, ऐसा नहीं है। ये कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ नहीं है। ये पहला पहला पैराग्राफ तो बिल्कुल क्लियर होगा। सो मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल, मतलब बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा है कि मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आईज। हमारी नंगी आंखों देख नहीं पाती मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उनको हम देख नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। जो इनविजिबल है मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल समझते हो ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ये, उनके अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या इनके मूवमेंट से हमारी लाइफ का कुछ लेना देना है? क्या उनका मूवमेंट होगा तो लाइफ होगी या नहीं होगी? लेट अस, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। जो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट होगा बताएगा हाँ भाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होंगे। इनफैक्ट अब जैसे वायरस है, जैसे वायरस के बारे में, आजकल वायरस के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं आप लोग भी। अगर वायरस किसी दूसरी सरफेस पे, मेटल सरफेस या कहीं भी वो पड़ा हुआ है, मान लो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ भी नहीं होगी, मूवमेंट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। द मोमेंट इट एंटर्स बॉडी, किसी बॉडी में पहुंचता है, मान लो जैसे कोरोना की बात हो रही है, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है और पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाता है, खास करके लंग्स में, वहां ये अपना डेवलपमेंट शुरू कर देता है। आपको पता है डिवाइड होना शुरू होता है, ये इतना फास्ट डिवाइड होता है, अगर कोरोना का एक वायरस भी पहुंच गया तो वो अगले दिन 10 लाख हो जाएंगे, अगले दिन करोड़ में पहुंच जाएंगे। इतना फास्ट ग्रोथ होता है, बहुत फास्ट। और 6-7 दिन में उस इंसान को मरने की स्थिति में ला देते हैं लोग, मालूम है। लेकिन अगर यही वायरस किसी दूसरी सरफेस के ऊपर है तो ना तो उसके अंदर कोई डेवलपमेंट होगा, ना ग्रोथ होगी, ना मूवमेंट होगा। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? वो जब तक किसी बॉडी में नहीं इन्फेक्ट करेगा, नहीं घुसेगा किसी बॉडी में, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी। देखो यहाँ बोलता है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, if we ask this question to professional biologists they will say yes. In fact viruses do not show any molecular movement in them. वायरस कभी भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते until they infect some cell, तब तक जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते। and that is partly why there is a controversy, sorry, so anyway, so and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not। क्यों है ऐसी, क्यों ऐसी बात हो रही है कि वायरस जिंदा होता है या नहीं होता है? उसको कोई सेल मिलती है तभी वहां एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है वो, अदरवाइज वो एक्टिविटी नहीं कर पाता। व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। बहुत ध्यान से सुनना, लिविंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपने पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में, आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, प्लास्टिड्स, पढ़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया था, प्लास्टिड्स था, और क्या क्या था भाई, और क्या क्या था? हाँ एंडोप्लाज्मिक और क्लोरोप्लास्ट, और तो ये सारी चीजें क्या है, सेल के अंदर एक्टिविटी होने के लिए सब जरूरी है।
सब सेल की एक्टिविटी के लिए होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आपको 9th में पढ़ा दिया गया, यू मस्ट नो इट। तो आगे क्या बोलता है, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज होता है। कैसे होता है, दे कैन हैव टिश्यूज, वहाँ टिश्यूज होंगे। तो पहले सेल्स होंगी, कई सारी सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे, एंड टिश्यूज हैव सेल्स, यस, एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम। जो अभी मैं कंपोनेंट बता रहा था, ये वही कंपोनेंट है, मैंने अभी कुछ कंपोनेंट के नाम बताए ना। सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, वो जो स्मॉलर कंपोनेंट है उनकी वजह से सारी कहानी होती है, एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर, ध्यान से सुनना, जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो मतलब बता रहा है कि ये ब्रेक डाउन भी स्ट्रक्चर होता रहता है। जब ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन समझते हो, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? अरे तो ब्रेक डाउन क्या होता है यार, ब्रेक डाउन का मतलब नहीं बता पा रहे हो? हाँ, फिर से बोल भाई, समझ में नहीं आया, मुंह के अंदर ही बोल। हाँ, ब्रेक डाउन का लिटरल मीनिंग आप टूटना बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी लिखी होती हैं। नहीं, हाँ सुनो पहले, जैसे आप किसी मशीन पे काम करते हो और मशीन खराब हो गई, तो इट विल बी कॉल्ड ब्रेक डाउन। नहीं समझे? किसी मशीन पे आप काम कर रहे हो, ब्रेक डाउन हो गई, आप गाड़ी चला के जा रहे हो, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, रोड के किनारे आपकी गाड़ी खड़ी है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है। गाड़ी खराब हो गई जनरली नहीं बोलते हैं, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। आप ब्रेक डाउन का मतलब समझे कि नहीं? अरे बोलो, ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ? लिटरल मीनिंग पे मत जाओ, ब्रेक को अलग करो, डाउन को अलग करो, ऐसा नहीं है। वो ब्रेक डाउन एक कंप्लीट मीनिंग है इसका। ब्रेक डाउन होने का मतलब व्हीकल इज ब्रोकन डाउन या ब्रेक डाउन। और कई बार जहाँ पे व्हीकल्स होते हैं, मान लो 10 व्हीकल्स हैं, बॉस आके पूछेगा भाई कितने कितने गाड़ियां सही चल रही हैं, तो बोलेगा 8, दो दो ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करना है, दे आर नॉट ऑन द रोड। जो गाड़ियां चलती रहेंगी, वो खड़ी हैं वैसे वहां पे शेड में खड़ी हैं, बट उनको क्या बोला जाता है? दे आर ऑन रोड। ऑन रोड का मतलब, ऑन रोड मतलब सही सलामत है, किसी भी समय रोड पे चल सकती है, ऑन रोड। ऑन रोड और ऑफ रोड बोलते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी आप धीरे धीरे समझोगे, क्योंकि मैं वैसे इंग्लिश आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश जब आप सचमुच पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तब आपको समझ में आएगा इंग्लिश में कितना मजा आता है पढ़ने में। एनीवे, तो यहाँ पे क्या बोलता है ये? ब्रेकिंग डाउन। तो ब्रेकिंग डाउन जब हो जाएगा किसी भी चीज का, तो क्या करते हैं? उसको रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? तो क्या हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे, हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे क्या ब्रेकडाउन होता है? क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? यस, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ ना कुछ कुछ गड़बड़ रहती है, सेल्स अंदर डैमेज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलता है? टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, अगर कोई ऑर्डर ब्रेक डाउन हुआ, ऑर्डर का मतलब एक के बाद एक जो काम शुरू रहता है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए, इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ब्रेक डाउन हुआ मतलब किसी का हार्ट बंद हो गया काम करना, तो क्या जिंदा रहेगा? हाँ, तो वही बोल रहा है। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। अपने स्ट्रक्चर्स को हमेशा क्या करते रहते हैं? वो कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग, है ना। आपको पता है कि आपकी बॉडी को क्या क्या चाहिए? आप फ्रूट खाते हो, नॉर्मल फूड खाते हो, फूड के अंदर क्या क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है और साथ में फैट भी होता है। एंड डिफरेंट विटामिन चाहिए हमको तो हम फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, है ना। दुनिया भर के मिनरल्स भी हमको चाहिए होते हैं, तो मिनरल्स के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। वाटरमेलन खाते हैं, वाटरमेलन क्या होता है पता है ना, और दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और वो फिर क्या करती है बॉडी की रिक्वायरमेंट, जो अगर उसकी फुलफिल हम करते रहते हैं तो वो हमेशा उसको मेंटेन करती है, रिपेयर करती है, ठीक है ना। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। स्ट्रक्चर, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अब था ये जब सब कुछ मॉलिक्यूल से ही बने हैं, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट थ्रू आउट होना चाहिए हमेशा, चाहे हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं। सो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। तो जिनके यहाँ पे चैप्टर हो चुका है उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा। चार चार स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का मतलब समझते हो आप, हिंदी में इसको बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण करना मतलब हम लोग जो फूड खाते हैं, सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, हम लोग जो फूड खाते हैं वो हमारे लिए न्यूट्रिशन है वो। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारा पोषण करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करेगा, जिंदा रखेगा, उसके अंदर कोई रिपेयर वगैरह की जरूरत होगी तो रिपेयर भी करेगा। फिर दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। हम सांस क्यों लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं श्वसन। नहीं, ऐसे क्या बोलते हैं, श्वसन। हाँ, सांस लेते हैं। तीसरा क्या है, क्या मिनरल क्या होता है, कौन है ये ऐसे बोल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाएगी, है ना। ये इन होगी, ये आउट होगा। फूड आपने जो खाया, जो फूड आपने खाया वो फूड डाइजेशन होने के बाद जो मेन आइटम है वो हमारी बॉडी में भी तो जाना चाहिए ना, वो भी ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, ठीक है। तो ये चार हेडिंग्स हैं। हाँ, 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 ब्लड ही करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से ही होता है। और जब सब कुछ हो जाता है तो एक्सक्रीशन आता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हम पानी पीते हैं, यूरिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी से निकलती हैं एक्सक्रीशन कहलाती है, ठीक है। तो अभी इनकी हेडिंग, चार हेडिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी चारों के बारे में और बात करेगा, लेकिन चारों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, अब समझना हमारे लिए और आसान हो गया। The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular. बात को समझे कि नहीं, क्या बोल रहा है, मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, मस्ट गो ऑन, क्या, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर, कोई ऐसा पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं फिर भी रिपेयर चलता रहेगा, मेंटेनेंस चलता रहेगा। जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय आपके हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे हैं, है ना, करते हैं क्या, वही बात बोल रहा हूँ। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर हम चुपचाप बैठे हैं इन द क्लास, इवन इफ यू आर जस्ट एजलीप, हम सो रहे, सो दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, हमेशा गो ऑन, चलता रहना चाहिए। देखो इंग्लिश के अंदर कुछ दो चीजें मिल के ना उनके मीनिंग कुछ और बना देते हैं।
तो आपको इंग्लिश थोड़ी सीखना शुरू करो। जिस जिस स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आने लग गया ना, वो आगे खूब पढ़ेगा, बहुत पढ़ेगा, और उसको ज़िंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इन इंग्लिश ओनली। तो प्लीज़ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो। मैंने आप लोगों के लिए प्रयास किया, आप लोगों को उस पर्टिकुलर जोन में मैं लेके आ गया। मेरी बात सुन रहे हो आप सभी लोग? तो अब आगे क्या बोलता है? These maintenance process are needed to prevent damage and breakdown। देखो फिर से ब्रेकडाउन आ गया। ये मेंटेनेंस क्यों होता है? मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों करवाया जाता है? टू प्रिवेंट डैमेज, डैमेज ना हो, ब्रेकडाउन ना हो। एनर्जी नीडेड फॉर देम, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए हमें। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एनिमल हो, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब कोई फूड, फूड जो खाएगा उसी से उसको मिलेगी। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई ना कोई प्रोसेस तो होना चाहिए ना। हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे जाएगी? अब आप बोलोगे सर कुछ खाएंगे तभी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। मान लो कोई बीमार हो गया, सुनना ध्यान से। आपको मालूम है, जब, चलो एक छोटी सी बात करता हूं यहाँ पे। आप जैसे खाना खाते हो, आपको नींद आती है? क्यों आती है? क्यों आती है? अरे क्यों चाहिए होता है रेस्ट? कौन बोला ये रेस्ट चाहिए होता है? ये क्या आंसर हुआ? ये कोई आंसर है? तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए इसलिए हम सोते हैं। उस समय पूरी एनर्जी डाइजेशन में लग जाती है, ठीक है? पूरी ताकत किस चीज में लग जाएगी? वो एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी लग जाएगी। पूरी जो ब्लड है ना, ब्लड सर्कुलेशन पूरा स्टमक की तरफ शुरू हो जाएगा। स्टमक के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, आप उस खाने को पचाने का, उस काम में बिजी हो जाएगा। अब फिर ऐसे में क्या होगा? जब सारी की सारी एनर्जी खाना पचाने में लग गई, तो आपको एनर्जी नहीं देना चाहता, बोल रहा भाई तू ठंड रख, अभी तुम आराम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फूड नहीं खाते हो, मान लो, या कोई ऐसा फूड खा लो जो जल्दी पच जाए, पचाने में भी ऊर्जा लगती है आपकी बॉडी के पास, मालूम है? जो पचा रहे हो ना खाना, उसमें भी एनर्जी लगती है। और यही रीजन है, जब कोई बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है, तो उसके पास तो एनर्जी पहले से ही नहीं है। कई बार तो बेचारा खाना ही नहीं खाया है, उसकी बॉडी में एनर्जी है ही नहीं। अगर आप उसको खाना भी खिलाओगे तो खाएगा ही नहीं, उसको मन ही नहीं करेगा। कारण, उसकी बॉडी पचाने की स्थिति में नहीं है, नहीं पचा पाएगा वो। तो इसीलिए उठा के उसको क्या करते हैं? उसको एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। बोलेंगे ले भाई हम तेरा बाईपास सिस्टम कर दिए। बाईपास मतलब आपको स्टमक के थ्रू जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर। और ग्लूकोज पूरा का पूरा कहाँ पहुंच रहा है? सेल्स में, डायरेक्ट ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है, डायरेक्ट सेल के अंदर आपके ग्लूकोज पहुंचेंगे। अच्छा, खाना पचाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, सॉरी एक्टिविटी के लिए? सबसे पहले तो हमको सेल्स के अंदर क्या क्या चाहिए? दो चीजें, एक चाहिए फूड और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। मान लो जो भर्ती हुआ है, एडमिट हुआ है पेशेंट, बहुत वीक है वो, क्या है? कमजोर है, बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा ठीक से। तो क्या जो फूड फूड के नाम पे तो आपने ग्लूकोज चढ़ा दिया उसको, ठीक है ना? आपने ग्लूकोज चढ़ा दिया। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी ग्लूकोज के पास, तो ये उसको उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ठीक से। तो क्या होगा? फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर उसके मुंह पे लगा देते हो, ले भाई तू ऑक्सीजन भी पकड़। तो ऑक्सीजन रिच रहेगा वो सिलेंडर के अंदर, और फटाफट 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 तो ऑक्सीजन भी मिलनी शुरू, फूड भी मिलना शुरू, और फिर धीरे 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 उसकी बॉडी के अंदर जान आनी शुरू हो जाती है। मालूम है ना ये बात?
और अगर किसी किसी को आप मॉर्निंग में आप एडमिट करवा के आए हो हॉस्पिटल में, शाम को जाओगे ना जब, तो वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी अब वो शुरू हो गई। ग्लूकोज चढ़ते ही उसके अंदर जान आनी शुरू हो गई, खा नहीं पा रहा था, अब वो धीरे धीरे नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसके बाद डॉक्टर ये फाइंड आउट करेगा प्रॉब्लम आई क्यों, अब इसके बाद उसका इलाज करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद वो टेस्ट वगैरह किए करेगा, पता करेगा इसको क्या तकलीफ थी, कुछ इन्फेक्शन है या कुछ है, फिर इन्फेक्शन की मेडिसिन भी देता रहेगा साथ में, वो इन्फेक्शन भी रिकवर होता रहेगा और बॉडी काम करना शुरू। राइट, सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करने का कोई तरीका होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। तो वो जो ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है वही हमारा फूड टू इनसाइड अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये जो प्रोसेस होगा खाना खाने से लेके खाना पचाने तक, खाना खाने से लेके फुल डाइजेशन तक, उसको क्या प्रोसेस बोलेंगे? न्यूट्रिशन। सच पूछो तो अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, ये बता रहा है कि पार्ट, वो चारों पार्ट जो मैंने आपको बताया वो चारों पार्ट अब आ रहे हैं यहाँ पे। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, मान लो, अब आप एक चीज ध्यान से सुनना, आपके फादर हैं, आप हो, या आपके छोटे भाई बहन है, आपको मालूम है सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत किसको पड़ती है? आपके फादर को ज्यादा पड़ेगी यार आपको? आपके फादर मदर को ज्यादा जरूरत है या आप लोगों को? बोलो। यस, क्योंकि आपकी बॉडी अभी ग्रो हो रही है। आपकी बॉडी क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। हाँ, तो आपकी आपको आपको जिंदा रहने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ग्रोथ के लिए भी चाहिए। फूड आपको किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए। यस, हाँ, सो इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, तो आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपसे छोटा कोई बच्चा है उसकी भी बॉडी ग्रो करनी है, सो एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीड फ्रॉम आउटसाइड। कुछ और भी चीजें, जैसे आप लोगों के लिए अलग से कभी हरी सब्जी वगैरह आपके लिए बनती है ज्यादा, आपके जरूरी नहीं है मदर फादर बायोलॉजी पढ़े हैं या नहीं, डजंट मैटर, बट दे नो इट कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो उनको विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, किस चीज में प्रोटीन ज्यादा है तो प्रोटीन आपको खिलाएंगे। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, तो ध्यान रखना हमारी बॉडी भी, हमारे हमारे अंदर कार्बन बहुत है, हमारी बॉडी कार्बन बेस्ड है, मालूम है बात आपको? इसलिए हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और साथ में फैट, इन सब में कार्बन होता है जनरली, प्रोटीन में खास करके नाइट्रोजन होता है ज्यादातर। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में तो 100% कार्बन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसी है? कार्बन बेस्ड। हाँ, सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स समझते हो ना चीजें, जटिल, मतलब सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स का मतलब विच इज नॉट सिंपल। कॉम्प्लेक्स मतलब, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं जटिल, जटिल तो समझते हो ना, कोई भी जटिल कार्य। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? जो काम जटिल है। ठीक है, तो जटिल काम के लिए, कहाँ गया यार, of these carbon sources, so different organism can then use different kind of nutritional process। तो जो पचने का जो काम है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप का प्रोसेस अक्वायर करेंगे। भाई लिविंग थिंग तो प्लांट भी है ना, क्या वो बेचारा अपना अपना फूड ढूंढ पाता है? नहीं। क्या उसको खा पाता है? नहीं। लेकिन उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो भी बड़ा होता है, उसमें भी ग्रोथ होती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन होगा। तो इसीलिए बोल रहा है डिफरेंट काइंड
ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस होते हैं। The outside sources of energy could be quite varied. Varied का मतलब समझते हो, वेरी, वैरायटी, ये सब वेरी से बने हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप के जो होते हैं, वेरी, वैरायटी, वैरायटी भी तो होता है ना, जैसे अरे कितनी वैरायटी है, मतलब डिफरेंट टाइप के। तो ये वेरी करता है, फूड जो है वेरी करेगा। आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्या ये जो एनवायरनमेंट है, क्या एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता है? अब आपको गर्मी लग रही है तो आप बोलो नहीं भाई ठंडी हवा चलनी चाहिए, तो आपके कहने से ठंडी हवा नहीं चलेगी। So these sources of energy therefore need to be broken down। तो broken down यहाँ पे क्या है, ये जो एनर्जी आ रही है उसको जिस फॉर्म में हमको मिलती है वो फॉर्म हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। ध्यान से सुनना, जो बॉडी है हमारी वो इस तरह से बनी है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी डायरेक्टली। तो क्या होगा, इसीलिए हमारा स्टमक बनाया गया। भाई पहले तो स्टमक में जाएगा, फिर वहां उसकी ना वैरायटी होगी, वो अगर कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, तो इन पे अलग अलग एक्टिविटी होगी, इन पे अलग अलग वर्क होंगी, अलग अलग चीजें अपने आप अलग हो जाएंगी, डोंट वरी। वहां पे अलग अलग चीजों पे अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम होने शुरू, ठीक है, वो अपने आप ढूंढ लेगा, अपने आप समझ जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम, डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या उस प्रोसेस को फास्ट कर देगा, वो उस पर काम करेगा, फास्ट कर देगा, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। हमारी बॉडी में एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम डिफरेंट टाइप के फूड के साथ में एक्टिविटी करेंगे। मान लो कार्बोहाइड्रेट है तो उसके लिए अलग टाइप का एंजाइम है, प्रोटीन है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग से डाइजेस्ट एंजाइम है। तो अभी एंजाइम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन सा एंजाइम कैसे काम करता है, ठीक है, ओके। अरे ठीक है यार, अभी अभी जरूरत नहीं है बताने की, अभी आएगा तब मैं बताऊंगा ना। तो वही बता रहा हूं मैं, दी देयर सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन, तो उसको ब्रेक डाउन करना है और बिल्डअप इन बॉडी, और फिर बॉडी में बिल्डअप करना है, मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और फाइनली उसको एक ऐसी यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है जो कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। हाँ भाई अब ये मेरे लायक हो गया, ठीक है। सो दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो वो हमारी के अंदर जाएगा और वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स उसके अंदर होंगे, नीडेड फॉर मेंटेनिंग स्ट्रक्चर। और वो जब मूवमेंट होंगे उसके अंदर तो हमारी बॉडी के मेंटेन करेगा स्ट्रक्चर को, एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो। वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी को चाहिए ग्रो करने के लिए, वो सारी चीजें उसको मिलेगी। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी, तो इन सारी चीजों के लिए बॉडी के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन भी जरूरी है। यस, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, याद है आपको, रिडॉक्स रिएक्शन, बोलो भाई। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ मोस्ट कॉमन केमिकल मींस ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी हमारी बॉडी में होता है खूब सारा, उससे मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन। अब देखो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन भी चाहिए, तो उसके ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ध्यान से सुनना, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो ये जो, हाँ ये जो ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी को, वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, आनी तो चाहिए ना, हमारी बॉडी को जरूरत है उसको, इसीलिए वो हमको रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगी, मतलब जब हम सांस लेंगे। यहाँ देखो न्यूट्रिशन था, एक तो न्यूट्रिशन था और दूसरा रेस्पिरेशन, दो चीजें हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना।
तो चलो देखते हैं क्या बातें करता है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अगर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। आपको पता है अमीबा, अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर स्टमक नहीं होता है ना, इंटेस्टाइन नहीं होते अलग अलग, है ना, हार्ट अलग नहीं होता, वो बेचारा सिंगल सेल होता है, एक सेल होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है, उस एक न्यूक्लियस में सारी कहानी बनती है। तो उसके अंदर बोला नो स्पेसिफिक ऑर्गन इज फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट भी उसकी बॉडी में होता है, सारे फंक्शन होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन उसका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होगा। ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड ऑफ बिकॉज ऑफ एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, ध्यान से सुनना, ये जो एंटायर सरफेस उस ऑर्गेनिज्म की दैट इज कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, वैसे तो हमारी बॉडी भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, ऐसे कांटेक्ट में होते हुए भी हम तो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, हम ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं ले पाते कि हाँ हमारी बॉडी बाहर एक्सपोज हो रही है, अब ले लो ऑक्सीजन, बिना सांस लिए, बिना सांस लिए नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उस सरफेस के थ्रू इतनी ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते, ठीक है। सो द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। आप समझते हो इस बात को? अमीबा में डिफ्यूजन होगा, हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन होगा, लेकिन कितना डिफ्यूजन होता है पता है? मान लो हेड से लेके टो तक, कौन सा टो? पैर का, लेग टो, यहां तक ऑक्सीजन को अगर पहुंचाना है, कितने दिन लगेंगे? थ्रू डिफ्यूजन इट विल टेक 3 years। कितना? 3 साल लगेंगे, 3 साल में वो ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी, सोचो आप। तो हमारी बॉडी को डिफ्यूजन के थ्रू काम नहीं होगा, हमारी बॉडी को अलग से सिस्टम चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज? तो हम अमीबा की तरह नहीं है, अमीबा में एक सेल होता है, हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं। अब द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, तो हमारी बॉडी कैसी है? कॉम्प्लेक्स, नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है। इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, इसकी हमारी बातें करने लग गया। आप देखो क्या करता, ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद सराउंडिंग, सही बात है, सब तो बहुत सारी सेल है, सब थोड़ी है कांटेक्ट में। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल। आई होप समझ में बात आ गई हो भाई, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? हेलो, सबको अच्छे से आ रहा है? मैंने आप सबको, देखो, मजे मजे वो ले रहा होगा, समझ वो रहा होगा जो पढ़ के आया। कल मैंने बोला भी था 4-5 पेज पढ़ के आना। नकुल, नकुल, नकुल को सुनाई नहीं दे रहा, सो गया क्या नकुल? मैं इसीलिए बोलता हूँ कैमरा ऑन करो, देख रहे हो नकुल दिखाई नहीं दे रहा है। नकुल, देखो नकुल गायब है, देख रहे हो ना आप लोग? समझ में आ गया? हाँ जी। अब आगे देखो क्या होने जा रहा है, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, किसको डाउट है? हाँ बोलो। ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कहाँ से हो जाएगा यार? वही तो, वो मैं बताऊंगा यार, आने दो, टॉपिक आने दो, ठीक है। इससे ज्यादा होगा, वही तो बात है, आएगा टॉपिक यार। देखो फालतू के फालतू के सवाल मत करो अभी, अभी शांत रहो, मेरे को टॉपिक आज खत्म कर लेने दो, कल ट्यूशन शुरू हो जाएगा। तो हम कहाँ थे हम लोग? सो वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ मल्टी सेलुलर
organism, various body parts have specialized in the function. अब ध्यान से सुनना, जो मल्टी हम लोग, हमारी बॉडी में हार्ट होता है, किडनी होती है, डिफरेंट, इनको बोलते क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल काम करते हैं, वो वही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हार्ट से आप देख सकते हो क्या, हार्ट से आप सुन सकते हो क्या, नहीं, वो उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कानों का काम, हमारे ईयर्स का काम सुनना है, वो हार्ट का काम नहीं करेगा, हार्ट कान का काम नहीं करेगा, अपना काम करेगा बस। So we are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. So it is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be a function of specialized tissue. नहीं समझे? ऐसा सरप्राइज नहीं होना कि आपको फूड जो दिया जाता है वो भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है और ऑक्सीजन वो भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा। However, this poses a problem. Food and oxygen are not taken up at one place in the body. कि भाई सांस तो हम लेते हैं कहाँ पे, फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर, और फूड हम लेते हैं अपने स्टमक में, दोनों अलग अलग जगह होता है, तो दोनों का काम एक साथ कैसे हो पाएगा? ठीक है। नाउ so however this poses a problem if the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them, जबकि हर पार्ट को चाहिए। So this situation creates a need for transportation system. इसलिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। ठीक है। When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, बहुत ध्यान से सुनना, जो कार्बन मटेरियल हमने खाया है खाने के रूप में, उसको हमारी बॉडी में पहुंचाना है, वो काम और पचेगा किसके थ्रू? ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने में हेल्प कौन करता है? ऑक्सीजन, फॉर एनर्जी जनरेशन, इसलिए हीट क्रिएट करेगा वो, और हमारी बॉडी कैसे रहती है? थोड़ी सी हीटअप रहती है ना। सो दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स। अच्छा एक चीज बताओ, जब सब कुछ हो जाएगा, फूड मटेरियल जो हमारी बॉडी को चाहिए होगा तो बॉडी में तो चला गया, कुछ चीजें बाई प्रोडक्ट भी होती है। बाई प्रोडक्ट का मतलब बेशक हमको उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्रोड्यूस होगा, वेस्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस, बॉडी में जरूरत नहीं है फॉर द सेल ऑफ द बॉडी, बट कुड इवन बी हार्मफुल, वो हार्मफुल भी है, उसको बॉडी से हमको निकालना बहुत जरूरी है। ओके, सो दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर needed to be removed from the body and discarded outside. The process is called excretion. तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लास्ट में एक्सक्रीशन आ गया, हमारी बॉडी से किस तरीके से उसको बाहर निकालना है। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलो, ध्यान से सुनना, सब कुछ फॉलो करती है बॉडी, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन भी डेवलप, तो हमारी बॉडी में उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है, और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने का प्रोसेस, which means that transportation system will need to transport waste away from cell of the excretion, मतलब इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, तभी तो वेस्ट मटेरियल अलग हो जाएगा और जो हमारी जरूरत की चीज है वो अलग हो जाएगी, जो जरूरत की चीज है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी के अंदर, और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाहर हो जाएगा। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. तो आज का टॉपिक मैं ही कर दे रहा हूँ। नो डाउट मैं चाहता तो आपको ये बोल सकता था कि भाई